अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा के घर हुआ था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, के पोते थे। उनके कई भाई बहन थे, जिनमें उनके बड़े सौतेले भाई सुसीम भी शामिल थे, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी माने जाते थे। अशोक ने कम उम्र से ही अद्वितीय बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन किया। उन्हें विभिन्न विषयों में अच्छी शिक्षा मिली, जिनमें युद्ध कला, प्रशासन और विज्ञान शामिल थे। अपनी क्षमताओं के बावजूद उनके पिता बिंदुसार सुसीम को प्राथमिकता देते थे, जिससे दोनों भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा और कभी-कभी शत्रुतापूर्ण संबंध बन गए। सत्ता का उदय अशोक के सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग राजनीतिक और सैन्य चालों से भरा हुआ था। उन्हें सबसे पहले उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल का प्रमाण दिया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विद्रोहों को दबाया और क्षेत्र में मौर्य प्रभाव का विस्तार किया। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। सुसीम और अशोक दोनों ने सिंहासन के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक गृह युद्ध हुआ। अपनी रणनीतिक कुशलता और निर्दयता के लिए जाने जाने वाले अशोक ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने और समाप्त करने के बाद विजय प्राप्त की, जिसमें सुसीम भी शामिल थे। 268 ईसा पूर्व में अशोक को मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। शासन और विस्तार अशोक के प्रारंभिक शासनकाल की विशेषता आक्रामक विस्तार से थी। उन्होंने अपने पूर्वजों की नीतियों को जारी रखा और सैन्य विजय के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। उन्होंने विशाल साम्राज्य के प्रबंधन के लिए एक परिष्कृत नौकरशाही स्थापित की। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक का शासन एक उपराजा करता था, जो अक्सर शाही परिवार का सदस्य होता था। प्रांतों को आगे जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था। अशोक ने राज्य के मामलों की जानकारी रखने के लिए जासूसों का एक नेटवर्क बनाए रखा। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध था। कलिंग, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित था, एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कई कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद कलिंग मौर्य शासन के अधीन आने से इनकार कर दिया, जिससे अशोक को पूर्व पैमाने पर आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध क्रूर और खूनी था। अशोक की सेनाओं ने अंततः कलिंग के प्रतिरोध को दबा दिया, लेकिन यह जीत भारी कीमत पर मिली। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि युद्ध में 100,000 से अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए और कई अन्य विस्थापित या घायल हुए। बौद्ध धर्म में परिवर्तन कलिंग युद्ध के दौरान देखी गई अपार मानवीय पीड़ा का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनाश और जीवन की हानि ने उन्हें गहरे आत्ममंथन और पश्चाताप की ओर अग्रसर किया। यह परिवर्तनशील अनुभव अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसकी शिक्षाओं में शांति और मार्गदर्शन की खोज की। वह बुद्ध के अनुयायी बन गए और अहिंसा, करुणा और धार्मिकता के सिद्धांतों को अपनाया। उनके परिवर्तन को उनके आध्यात्मिक सलाहकारों, जिनमें बौद्ध भिक्षु उपगुप्त शामिल थे, का प्रभाव मिला। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म में अशोक के परिवर्तन का उनके नीतियों और शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक के शिलालेख, जो उनके साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर चट्टानों और स्तंभों पर अंकित हैं, उनके शासन और दर्शन का प्रमाण है। ये शिलालेख, जो प्राकृत, ग्रीक और अरामी में लिखे गए हैं, नैतिक आचरण, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण पर उनके नीतियों का वर्णन करते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक ने करुणा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और धर्म के पालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की और अपने विषयों से सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने कल्याणकारी उपाय भी लागू किए, जैसे
अस्पतालों की स्थापना, विश्राम गृहों का निर्माण और सड़कों के किनारे छायादार पेड़ों का रोपण। अशोक के बाद के वर्षों की विशेषता सैन्य विजय से शांतिपूर्ण शासन में बदलाव से थी। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से अपने विषयों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया। अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद अशोक ने बाहरी खतरों से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत और कुशल सेना बनाए रखी। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना जारी रखा और उदार संरक्षण के माध्यम से मठ समुदाय का समर्थन किया। बौद्ध धर्म में उनके योगदान और नैतिक शासन के मॉडल के माध्यम से अशोक की विरासत आज भी बनी हुई है। उनके शासनकाल को अक्सर भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। उनके समय में बौद्ध धर्म का प्रसार इसे एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में विकसित होने की नींव प्रदान करता है। जैन, बौद्ध तथा हिंदू ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारियों के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 9 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्यादान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। पूर्वी भाग पर बृहद्रथ का राज्य था। पत्नियों का नाम देवी, वेदिस महादेवी शाक्य कुमारी, कारुवाकी, द्वितीय देवी दीवल माता, असंधिमित्रा, अग्रमहिषी, पद्मावती और तिष्य रक्षित। पुत्रों का नाम देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से पुत्र तीवल, पद्मावती से पुत्र कुणाल, धर्म विवर्धन और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय, अशोक मौर्य सम्राट कहा जाता था। देवानाम प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय। ऐसी उपाधि भारत के किसी अन्य सम्राट के नाम के आगे नहीं लगाई गई। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर, कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। उनकी कहानी सहानुभूति, आत्मबंधन, सामूहिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। यह विवरण अशोक के जीवन और शासन पर एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें उनके विरासत को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण क्षणों पर जोर दिया गया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।